कल की डेट में बताया गया था आप लोगों को सबसे पहला विलेन की सांद्रता व्यक्त करने की विधियों में पीपीएम में सांद्रता व्यक्त करना बताया गया था। पार्ट पर मिलियन में सांद्रता व्यक्त करने की विधि बताई गई थी। उसके बाद आप लोगों को रासायनिक विधियों के द्वारा सांद्रता व्यक्त करने के अंतर्गत आपको बताया गया था कौन सा, विलेन की ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता। किसकी? विलेन की ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता बताई गई थी, ये बताया गया था। उसके बाद आपको बताया गया था क्या, विलेन की नॉर्मलता। क्या बताया गया था? विलेन की नॉर्मलता, ये बताया गया था ना। विलेन की नॉर्मलता के बारे में हमने बताया था कि 1 लीटर के विलेन में उपस्थित विलेय के तुल्यांकों की संख्या, 1 लीटर के विलेन में उपस्थित विलेय के तुल्यांकों की संख्या विलेन की नॉर्मलता कहलाती है। इतना हमने आपको बताया था। और फार्मूला भी बताया था कि विलेन की नॉर्मलता बराबर क्या होता है, विलेय के तुल्यांकों की संख्या बटे विलेन का आयतन लीटर में। हमने ये भी बताया था आपको, विलेन की नॉर्मलता बराबर, विलेन की नॉर्मलता बराबर क्या होता है, विलेय के तुल्यांकों की संख्या, विलेय के तुल्यांकों की संख्या, तुल्यांकों की संख्या, और फिर बटे हमने बताया था क्या, विलयन का आयतन लीटर में, विलयन का आयतन किसमें? लीटर में। ये हमने बताया था। और फिर हमने यहीं पर आपको बताया था बेटा कि तुल्यांकों की संख्या का फार्मूला होता है। तुल्यांकों की संख्या का फार्मूला क्या होता है, विलेय का भार बटे विलेय का तुल्यांकी भार। हमें विलेय के तुल्यांकों की संख्या चाहिए ना, विलेय के तुल्यांकों की संख्या चाहिए। तो विलेय के तुल्यांकों की संख्या निकालने के लिए हमें फार्मूला पता होना चाहिए। होता क्या है, लिखेंगे क्योंकि विलेय के तुल्यांकों की संख्या बराबर, विलेय के तुल्यांकों की संख्या बराबर क्या होता है आपका, विलेय का भार, विलेय का भार पूरे का बटे विलेय का तुल्यांकी भार। विलेय का क्या होता है, तुल्यांकी भार, यही ना। अब हमने बताया था कि विलेय के तुल्यांकों की संख्या के स्थान पर ये फार्मूला हम उठा करके रख देंगे, तो आपका एक नया फार्मूला बन जाएगा विलेन की नॉर्मलता का। विलेन की नॉर्मलता का ये आपका एक नया फार्मूला बन जाएगा। विलेन की नॉर्मलता बराबर विलेय का भार, विलेय का भार बटे विलेय का तुल्यांकी भार, तुल्यांकी भार, और पूरे का भाई क्या हो जाता है, विलयन का आयतन लीटर में। विलयन का आयतन किसमें? लीटर में। हमने आपको ये भी बताया था बेटा कि आपको ये चीजें नहीं पता है, क्या, तुल्यांकी भार नहीं पता है। हमने कहा था कि कल आपको हम तुल्यांकी भार के बारे में डिफाइन करेंगे। तुल्यांकी भार किसे कहा जाता है? तुल्यांकी भार जानने के लिए आपको जानना पड़ेगा एसिडिटी और बेसिडिटी, मतलब कि अम्लीयता और क्षारीयता। और अम्लीयता और क्षारीयता जानने से पहले आप लोगों को जानना पड़ेगा अम्ल और क्षार, जो कि आप लोग हाई स्कूल में पढ़े हैं। अम्ल किसे कहा जाता है, क्षार किसे कहा जाता है? 2 सिद्धांत दिया गया था, एक आर्हीनियस सिद्धांत दिया गया था और एक दिया गया था ब्रास्टन-लोरी सिद्धांत दिया गया था। ब्रास्टन-लोरी सिद्धांत में बताया गया था कि जो प्रोटॉन दाता होता है वो अम्ल, जो प्रोटॉन ग्राही होता है वो क्षार, बताया गया था। ये सारी चीजें आपको बताई गई थी। लेकिन हम आपको यहाँ पर अम्ल और क्षार की परिभाषा ना बता करके, हम जानते हैं कि आप लोग अम्ल और क्षार की परिभाषा जानते हैं। यहाँ पर हम आपको बताएंगे अम्लीयता और क्षारीयता बताएंगे। अम्लीयता और क्षारीयता किसे कहा जाता है ये बताएंगे। अम्लीयता और क्षारीयता किसे कहा जाता है ये बताएंगे। देखिए, किसी अम्ल की क्षारीयता होती है, क्षारकता होती है, ध्यान से समझिए। किसी अम्ल की क्षारकता होती है और किसी क्षार की अम्लीयता होती है। ये समझ पा रहे हैं?
किसी अम्ल की क्षारीयता होती है और किसी क्षार की अम्लीयता होती है। और होती कितना है आपको पता होना चाहिए। अम्ल होगा तो उसमें जैसे HCl है, एक अम्ल है ना, H2SO4 है, H2SO4 है, अम्ल है ना, है कि नहीं, अम्ल है ना। यह आपका HNO3 है, अम्ल है, नाइट्रिक अम्ल इसे बोला जाता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल ना। या क्षार की बात करते हैं जैसे CaOH का होल ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्षार है, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षार है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड क्षार है कि नहीं है। अब इसमें जितना विस्थापनीय हाइड्रोजन परमाणु होगा, जितना विस्थापनीय हाइड्रोजन परमाणु, क्योंकि ये सब क्या है, अम्ल है, और अम्ल की क्या होती है, क्षारीयता होती है। जितना विस्थापनीय हाइड्रोजन परमाणु होगा वही उतना उसकी क्या होगी, क्षारीयता होगी, वही उतना क्या होगी, उसकी क्षारीयता होगी। जैसे विस्थापनीय हाइड्रोजन परमाणु की संख्या 1 है तो क्षारीयता 1 होगी, 2 है तो क्षारीयता 2 होगी, 1 है 1 होगी। और ये सब क्या है, क्षार है, क्या है, क्षार है। और क्षार किसके कारण है, OH के कारण। जितना इसका विस्थापनीय OH होगा अर्थात हाइड्रोक्साइड समूह होगा वही उसकी उतनी क्या कहलाएगी, अम्लीयता कहलाएगी, क्षार की अम्लीयता कहलाएगी। और COH के होल ट्वाइस क्षार की अम्लीयता कितनी होगी, 2, इसकी 1, इसकी 2। समझ गए कि नहीं। मतलब ये सभी क्या हैं, ये सभी इनके क्या हैं, क्षारीयता है ना। ये सभी इनके क्षारीयता हैं और ये सभी इनके क्या हैं, अम्लीयता। क्या है, अम्लीयता। समझ गए कि नहीं समझे। अब हम आपको परिभाषित करेंगे किसको, हमने बताया था किसको बताया जाना, किस पॉइंट को, तुल्यांकी भार को बताया जाना है ना। किसी भी पदार्थ का तुल्यांकी भार उस पदार्थ का अणुभार तथा उस पदार्थ के अम्लीयता या क्षारीयता के अनुपात के बराबर होता है। तुल्यांकी भार की गणना कैसे की जाती है, अम्लीयता और क्षारीयता निकालेंगे और उस अम्लीयता और क्षारीयता से भाग कर देंगे किसमें, उस पदार्थ के अणुभार। किसमें भाग कर देंगे, अर्थात तुल्यांकी भार बराबर क्या होगा, तुल्यांकी भार बराबर किसी भी पदार्थ का, चाहे विलेय हो चाहे विलायक हो। अगर विलेय पदार्थ का तुल्यांकी भार निकालना होगा तो यहाँ लिख देंगे क्या, हम विलेय पदार्थ का तुल्यांकी भार बराबर, हम सिर्फ लिख रहे हैं तुल्यांकी भार बराबर क्या, पदार्थ का अणुभार, पदार्थ का अणुभार बटे अम्लीयता। यदि पदार्थ क्या होगा, क्षार होगा तो उसकी अम्लीयता होगी। यदि पदार्थ क्या होगा, क्षार होगा तो अम्लीयता। यदि पदार्थ अम्ल होगा तो उसकी क्षारीयता। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे, इस पॉइंट को समझ गए ना कि तुल्यांकी भार क्या होता है। तुल्यांकी भार बराबर होता है पदार्थ का अणुभार बटे पदार्थ की अम्लीयता या क्षारीयता। समझ गए ना। तो हेडिंग डालीजिए तुल्यांकी भार, तुल्यांकी भार लिखिए। किसी पदार्थ का अणुभार, किसी पदार्थ का अणुभार एवं उस पदार्थ के अम्लीयता या क्षारीयता के अनुपात को, उस पदार्थ के अम्लीयता या क्षारीयता के अनुपात को पदार्थ का तुल्यांकी भार कहते हैं। पदार्थ का तुल्यांकी भार कहते हैं। अर्थात
तुल्यांकी भार बराबर पदार्थ का अनुभार बटे अम्लीयता या क्षारीयता। लिखे? हाँ, अब इसी नॉर्मलता पर आप लोग एक क्वेश्चन लिखिए। नॉर्मलता पर भी आप लोग एक क्वेश्चन लिखिए नॉर्मलता निकालने का। देखिए 4 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड को जल में घोलकर 4 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड को जल में घोलकर विलयन का कुल आयतन 250 ml कर दिया गया। विलयन की नॉर्मलता ज्ञात कीजिए। बहुत आसान सा प्रश्न है। कह रहे हैं कि 4 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड को 250 ml जल में घोला गया है। यही तो कह रहे हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड को जल में घोल करके कितना ml कर लिया गया? 250 ml कर दिया गया है। विलयन की नॉर्मलता ज्ञात करनी है। सबसे पहले हम जानते हैं फार्मूला लिखते हैं। विलयन की नॉर्मलता बराबर फार्मूला क्या होता है? बोलिए। विलय के तुल्यांकों की संख्या। फार्मूला बराबर होता है क्या? विलय के तुल्यांकों की संख्या बटे विलयन का आयतन लीटर में। विलयन का आयतन किसमें? लीटर में। यही होता है ना। और फिर जानते हैं हम तुल्यांकों की संख्या बराबर फार्मूला क्या होता है? तुल्यांकों की संख्या बराबर फार्मूला क्या होता है बेटा? विलय का भार ग्राम में, विलय का भार ग्राम में बटे क्या होता है फार्मूला? विलय का तुल्यांकी भार। विलय का तुल्यांकी भार। अब यही उठा करके यहां पर रख देंगे तो क्या हो जाएगा? विलयन की नॉर्मलता बराबर इसको यहीं पर उठा करके रख देंगे तो क्या हो जाएगा आपका? विलय का भार बटे विलय का तुल्यांकी भार। अब पूरे का बटे क्या? विलयन का आयतन लीटर में ना। विलयन का आयतन किसमें? लीटर में। सबका मान रख लीजिए। विलय का भार कितना दिया गया है? विलय का भार बराबर क्वेश्चन में देखिए विलय का भार कितना दिया गया है? 4 ग्राम, है ना। और फिर विलयन का आयतन कितना कर लिया गया है? 250 ml ना। मतलब यहां पर लिखेंगे क्या? यहां पर हम लिखेंगे विलयन का
आयतन बराबर 250 ml। लेकिन फार्मूले में देखिए आयतन को हमें किसमें रखना है और दिया किसमें गया है, तो इसको हम चेंज कर लेंगे। मिलीलीटर को लीटर में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ता है, 1000 से भाग करना पड़ता है। तो 1000 से भाग कर लेंगे बेटा यहाँ पर, तो हो जाएगा 250 बटे 1000, क्या हो गया ये लीटर हो। इसको अभी ऐसे रहने दो, आसानी लगी। 3 चीजें चाहिए थी हमें, 3 चीजों में से 2 चीजें मिल गई। कौन कौन सा, विलेय का भार 4 ग्राम, विलेय का तुल्यांकी भार नहीं मिला है अभी मुझे, विलेय का आयतन लीटर में मिल गया। आप निकालेंगे क्या, तुल्यांकी भार निकाल लेंगे ना, निकालेंगे क्या यहाँ पर हम, विलेय का तुल्यांकी भार निकालेंगे। और अभी अभी हमने आपको बताया तुल्यांकी भार बराबर क्या होता है, पदार्थ कौन, विलेय पदार्थ का ना। और विलेय पदार्थ है क्या, घोला किसको गया है, NaOH। अर्थात लिखेंगे क्या यहाँ पर हम, NaOH का अणुभार बटे NaOH अम्ल है कि क्षार है, क्षार है तो क्या हो जाएगी, अम्लीयता हो जाएगी ना। और अम्लीयता इसकी कितनी होगी, वो एक OH है ना, इसलिए अम्लीयता कितनी होगी, 1 होगी। तो यहाँ पर हम निकालेंगे क्या, NaOH का अणुभार निकाल लें पहले। NaOH का अणुभार निकालने का तरीका क्या होता है, हमने बताया है कि सबके परमाणु भारों को क्या करें, जोड़ लें। सोडियम का परमाणु भार कितना, 23 होता है ना, सोडियम का परमाणु भार 23 होता है। सोडियम की कितने परमाणु लगे हैं, 1 लगे हैं, तो 1 गुणे 23 प्लस ऑक्सीजन का 1 गुणे 16 प्लस हाइड्रोजन का 1 गुणे 1, 23 प्लस 16 प्लस 1 बराबर कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा ना। और फिर अम्लीयता कितनी हो जाएगी इसकी, अम्लीयता कितनी हो जाएगी इसकी, कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो विलेय का तुल्यांकी भार, विलेय का तुल्यांकी भार बराबर दिखाई दे रहा है यहाँ पर, यस सर, बस थोड़ा सा देखिए विलेय का तुल्यांकी भार बराबर अणुभार कितना है, 40 बटा 1 बराबर 40। अब हमें सारी चीजें पता चल गई, विलेय का ग्राम में भार भी पता चल गया, विलेयन का आयतन भी पता चल गया लीटर में, और तुल्यांकी भार भी पता चल गया ना। इसलिए हम यहाँ पर विलेयन की नॉर्मलता के स्थान पर लगा देंगे फार्मूला, यहाँ पर लगा देंगे। यहाँ पर क्या लगाएंगे, विलेयन की नॉर्मलता बराबर क्या लगाएंगे, देखिए विलेय का भार कितना है, 4 ग्राम लिखेंगे, 4 बटे विलेय का तुल्यांकी भार कितना है, 40 है ना, और पूरे का बटे विलेय का आयतन कितना है, 250 बटा 1000 ना। अब बेटा इसको पलट लेंगे, बराबर कितना हो जाएगा, 4 बटा 40 गुणे 1000 बटा 250। 1 0 से 1 0 कट गया, 25 से करने में 25, चौका 100, 4 करने में 4, 4 दहमा 40, मतलब कि 4 बटे 10 आया बराबर 0.4 तुल्यांक प्रति लीटर। या इसी को हम लिख देंगे यहाँ पर क्या, कैपिटल N, नॉर्मलता निकाल रहे हैं ना, यहाँ लिखेंगे 0.4 तुल्यांक प्रति लीटर। नोट कर लीजिए जिसको नहीं, ये दिख रहा है, नोट कर लीजिए इसको पूरा, जो नहीं लगाए हैं उसको नोट कर लीजिए।
नोट किए? हटाए? हाँ, अगला क्वेश्चन एक और लिखिए। एक क्वेश्चन और लिखिए। 250 ml 250 ml कैपिटल N/10 250 ml कैपिटल N/10 Na2CO3 बोले तो सोडियम कार्बोनेट। Na2CO3 विलयन बनाने के लिए Na2CO3 विलयन बनाने के लिए Na2CO3 की कितनी मात्रा की आवश्यकता होगी? Na2CO3 की कितनी मात्रा की आवश्यकता होगी? बताएं क्वेश्चन को। बता दें इसको। हम जानते हैं, वही पुनः लिखेंगे। क्या? विलयन की नॉर्मलता बराबर क्या लिखेंगे यहां पर? विलय के तुल्यांकों की संख्या बटे क्या? विलयन का आयतन लीटर में। और हम जानते हैं तुल्यांकों की संख्या बराबर फार्मूला क्या होता है? विलय का भार बटे विलय का तुल्यांकी भार। तो फार्मूला हो जाएगा क्या यहाँ पर? विलय का भार बटे विलय का तुल्यांकी भार और पूरे का बटे विलयन का आयतन लीटर। विलयन का आयतन किसमें? लीटर। सबको देख लीजिए क्या क्या दिया गया है। आयतन दिया गया है, पहला वही दिया गया है ना। विलयन का आयतन बराबर कितना दिया गया है? 250 ml। हमने बताया था कि लीटर में रखा जाता है, इसलिए 1000 से भाग कर देंगे तो लीटर हो जाएगा, है ना। Na2CO3 विलयन बनाने के लिए Na2CO3 की कितनी मात्रा की आवश्यकता होगी? और किस प्रकार का विलयन बनाने के लिए? N/10 प्रकार का विलयन बनाने के लिए ना। N/10 है क्या? नॉर्मलता है। और कौन सी नॉर्मलता है? देसी नॉर्मलता है। देसी नॉर्मलता अर्थात विलयन की नॉर्मलता बराबर विलयन की नॉर्मलता बराबर कितना हो जाएगा आपका? N/10 मतलब 1/10 N ना। और हमें क्या ज्ञात करना है? विलय का भार ज्ञात करना है ना। क्वेश्चन मार्क लगा दिया। अभी हमें ज्ञात करने के लिए एक चीज और चाहिए, तुल्यांकी भार चाहिए ना। और विलय का तुल्यांकी भार बराबर निकालेंगे क्या हम? विलय का तुल्यांकी भार बराबर तुल्यांकी भार विलय पदार्थ है क्या? Na2CO3 का अणुभार बटे 2 करेंगे। काहे 2 करेंगे? क्योंकि ये क्षार है और क्षार की क्या होगी? अम्लीयता कितनी होगी? सोडियम के 2 है ना, 2। और Na2CO3 का अणुभार निकालना सीख जाएंगे कि नहीं? बता दे। आ जाएगा कि निकालना सिखा दे? बता दे अणुभार निकालना।
Na2CO3 का अणुभार कैसे निकालोगे? देखो यही ऊपर ही लिख देते हैं ना, 2 गुणे 23, सोडियम का 2, सोडियम का परमाणु 2, परमाणु भार कितना 23, प्लस कार्बन का कितना परमाणु है? 1 परमाणु है ना, 1 गुणे 12, कार्बन का परमाणु भार कितना होता है? परमाणु क्रमांक 6 होता है, परमाणु भार 12, परमाणु भार 12 और प्लस 3 गुणे ऑक्सीजन का परमाणु भार 16, परमाणु भार बोले तो एटॉमिक मास बटे 2। इसको ऐड करेंगे सब, 23 दूना 46 प्लस 12 16 तिया बटे 2 ऐड कर लिए, 8 2 10 और 106 बटे कितना आ जाएगा? 53। क्या आया ये? तुल्यांकी भार आया ना। तुल्यांकी भार कितना आया आपका? 53 आया। अब देखिए नॉर्मलता के स्थान पर नॉर्मलता रखिए, n/10 बराबर विलय का भार, यही तो निकालना है, विलय का भार बटे विलय का कितना? तुल्यांकी भार 53, पूरे का बटे आयतन 250 बटे 1000 ना। तो कितना हो जाएगा? 1/10 बराबर क्या हो जाएगा? विलय का भार गुणे 1000, ऊपर चला जाएगा ना। अब पूरे का बटे 250 गुणे 53 होगा कि नहीं होगा? अब फिर क्या हो जाएगा? विलय का भार बराबर विलय का भार बराबर, भाई इसका इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसका इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो दो कितना हो जाएगा? 250 गुणे 53 बटे कितना हो जाएगा? ये समझ में नहीं आ रहा है क्या? फिर पूरा बताए फिर से, क्या नहीं समझ में आ रहा? तो कितना हो जाएगा बोलो? 1000 गुणे 10, यही हो जाएगा ना। तो क्या हो जाएगा? 0 से 0 कट गया और फिर 25, ये 0 ये 0 कट 25 करने में 25 100 तो 40 हो गया। फिर 53/40, इसको 53 को भी काट दो, 4 1 में 4, 4 1 में 4, फिर 4 दिया ही 12, फिर 10 हो जाएगा, 10 हो जाएगा ना। जब 10 हो जाएगा तो 4 दूनाई 8 और फिर 4 पंचे बराबर 13.25 बटे 10 बराबर कितना हो जाएगा? 1.325 ग्राम। यही आंसर। समझ गए ना? ये कैसे हुआ जिसको तुम कर ही लोगे बड़े आसानी से, उसमें कोई नहीं। चलो सॉल्व करो। नोट किए? हटा दें। अगली हेडिंग बनाइए, विलयन की मोलरता।
विलयन की मोलरता विलयन की मोलरता, मोलरता किसे कहेंगे? मोलरता किसे कहा जाता है? मोलरिटी ऑफ सोल्यूशन। मोलरिटी ऑफ सोल्यूशन मतलब विलयन की मोलरता। तो मोलरता किसे कहा जाता है? 1 लीटर के विलयन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या उसकी क्या कहलाएगी? मोलरता कहलाएगी। मान लीजिए कोई 1 लीटर का विलयन है। कितने लीटर का है? 1 लीटर का विलयन है। 1 लीटर का विलयन है। इस 1 लीटर के विलयन में विलय के जितने मोल उपस्थित होंगे, किसके? विलय के मोलों की संख्या, मोलों की संख्या उसकी क्या कहलाती है? मोलरता कहलाती है। 1 लीटर के विलयन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या उसकी क्या कहलाएगी? मोलरता कहलाएगी, है ना। तो इसको हम सूत्र के रूप में, गणितीय रूप में कैसे लिखेंगे? अर्थात विलयन की मोलरता बराबर फार्मूला क्या हो जाएगा? विलयन की मोलरता बराबर फार्मूला क्या हो जाएगा? विलय के मोलों की संख्या, विलय के मोलों की संख्या, मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन लीटर में। विलयन का आयतन किसमें? लीटर में, है ना। और मोलों की संख्या का फार्मूला क्या होता है? विलय का ग्राम में भार बटे विलय का अणु भार। तो क्या होगा? विलय के मोलों की संख्या का फार्मूला क्या होगा? विलय के मोलों की संख्या बराबर, विलय के मोलों की संख्या बराबर फार्मूला क्या होगा? विलय का ग्राम में भार, ग्राम में भार बटे विलय का अणु भार। ये उठा करके यहीं पर लिख देंगे तो क्या हो जाएगा? विलयन की मोलरता बराबर, विलयन की मोलरता बराबर विलयन की मोलरता बराबर क्या हो जाएगा आपका? विलय का ग्राम में भार बटे विलय का अणुभार और पूरे का बटे विलयन का आयतन किसमें? लीटर, है ना। तो 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या उसकी मोलरता कहलाती है। मोलरता बराबर फार्मूला क्या हो जाएगा? विलय के मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन लीटर में। और मोलों की संख्या का फार्मूला क्या होता है? विलय का ग्राम में भार बटे विलय का अणुभार। और इसलिए इसको उठा करके मोलों की संख्या के स्थान पर रख देंगे तो क्या हो जाएगा? मोलरता बराबर विलय का ग्राम में भार बटे विलय का अणुभार पूरे का बटे विलयन का आयतन लीटर में। जिस प्रकार हमने आपको बताया था नॉर्मल विलयन ना, नॉर्मल विलयन, डेसी नॉर्मल, सेंटी नॉर्मल और मिली नॉर्मल बताया था ना, उसी तरीके से आपको बताया जाएगा मोलर विलयन, देसी नॉर्मल, देसी मोलर, सेंटी मोलर और मिली मोलर। कैसे परिभाषित करेंगे? कैसे परिभाषित करेंगे? देखिए होगा क्या आपका नॉर्मल विलयन, मोलर विलयन क्या लिखेंगे हम? मोलर विलयन। मोलर विलयन उपस्थित होगा तो विलय का कितना मोल उपस्थित है? 1 मोल। विलय का कितना मोल? 1 मोल।
1 मोल। इसी तरीके से क्या होगा आपका सेंटीमोलर। सेंटीमोलर सेंटी में पहले क्या लिखोगे? डेसीमोलर। डेसीमोलर क्या होगा? 1/10। फिर सेंटीमोलर। सेंटीमोलर कितना होगा? 1/100। और क्या होगा आपका लास्ट? मिलीमोलर किसे कहेंगे? अर्थात समझिए आप लोग, यदि विलेन के 1 लीटर में विलिय का कितना मोल उपस्थित हो? 1 मोल उपस्थित हो। विलेन के 1 लीटर विलेन में विलिय का 1 मोल उपस्थित होता है तो उसे क्या कहते हैं हम? मोलर विलेन कहा जाता है। इसे संक्षेप में 1 से प्रदर्शित करते हैं। और यदि विलेन के 1 लीटर में विलिय का 1/10 मोल उपस्थित होता है। कितना? 1/10 मोल उपस्थित। विलेन के 1 लीटर में विलिय का 1/10 मोल उपस्थित होता है तो उसे क्या कहते हैं हम? डेसीमोलर कहा जाता है। इसी तरीके से विलेन के 1 लीटर में विलिय का 1/100 मोल उपस्थित होता है। 1/100 मोल उपस्थित होता है तो उसे क्या कहते हैं? सेंटीमोलर विलेन कहा जाता है। और इसी तरीके से विलेन के 1 लीटर में विलिय का 1/1000 मोल उपस्थित होता है तो उसे क्या कहते हैं? मिलीमोलर कहा जाता है। तो फिर से समझिए मोलर विलेन किसे कहते हैं? विलेन के 1 लीटर में विलिय का 1 मोल उपस्थित होने पर प्राप्त विलेन क्या कहलाएगा? मोलर विलेन कहलाएगा। विलेन के 1 लीटर में विलिय का 1/10 मोल उपस्थित होने पर प्राप्त विलेन क्या कहलाएगा? डेसीमोलर कहलाएगा। विलेन के 1 लीटर में विलिय का 1/100 मोल उपस्थित होने पर प्राप्त विलेन क्या कहलाएगा? सेंटीमोलर कहलाएगा। और विलेन के 1 लीटर में विलिय का 1/1000 मोल उपस्थित होने पर प्राप्त विलेन क्या कहलाएगा? मिलीमोलर कहलाता है ना? तो नोट करिए इसी को। विलेन की मोलरता लिखिए। विलेन के 1 लीटर में विलेन के 1 लीटर में विलीन विलिय के मोलों की संख्या विलेन की मोलरता कहलाती है। फार्मूला यहां से यहां तक नोट करिए आप लोग। विलेन की मोलरता बराबर विलिय के मोलों की संख्या बटे विलेन का आयतन लीटर में। फिर लिखिए, चूंकि विलिय के मोलों की संख्या बराबर विलिय का ग्राम में भार बटे विलिय का अणुभार। इसलिए विलेन की मोलरता बराबर विलिय का ग्राम में भार बटे विलिय का अणुभार
पूरे का बटे बिलियन का आयतन लीटर। बिलियन का आयतन लीटर लिखे, स्टार लगाइए। देखिए जिस बिलियन के एक, अब यही पॉइंट लिखाने जा रही बताने जा रहा हूं मैं। देखिए जिस बिलियन के 1 लीटर में, जिस बिलियन के 1 लीटर में बिलिये का 1 मोल उपस्थित होता है, बिलिये का 1 मोल उपस्थित होता है, उसे मोलर विलयन कहते हैं। इसे संक्षेप में कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं। इसे संक्षेप में कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं। इसी प्रकार जिस बिलियन के 1 लीटर में एक बटा 10 मोल, 1/10 मोल, कामा लगाइएगा 1/100 मोल व 1/1000 मोल उपस्थित होता है, तो उसे क्रमशः क्या कहते हैं? उसे क्रमशः डेसीमोलर, सेंटीमोलर व मिलीमोलर कहते हैं। डेसीमोलर, सेंटीमोलर व मिलीमोलर कहते हैं। इसे संक्षेप में m/10 और फिर m/100 और फिर m/1000 से प्रदर्शित करते हैं। कल इस पर आंकिक प्रश्न बताया जाएगा। इस पर कल हम न्यूमेरिकल सॉल्व करवा देंगे, पूरा का पूरा जितना न्यूमेरिकल है लगभग 2-4 न्यूमेरिकल सॉल्व करवा देंगे, है ना। बाकी कल बताते हैं।